आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 बता चुके हैं, तो आज हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 देखेंगे। तो हम यहाँ से पार्ट 2 में जीभ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि टंग। तो जीभ के ऊपरी सतह पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। जो हमारा जो जीभ होता है उसके ऊपरी सतह पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे हम लोग टेस्ट बर्ड्स के नाम से जानते हैं। स्वाद ग्रंथियां इसको बोलते हैं। और हमारे जो जीभ होता है मनुष्य में, उसका जो टेस्ट बर्ड्स की जो संख्या लगभग होता है वो 8000 से लेकर 10,000 के आसपास में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर तो 8000 या 10,000 नहीं होगा, लेकिन 8000 से लेकर 10,000 के बीच में हो सकता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह स्नायु संबंधित प्रक्रिया है। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट उठा के पूछ लिया जाता है, मुंह में पानी आने का जो क्रिया है वो किस प्रकार के प्रक्रिया में शामिल होता है। तो ये स्नायु यानी कि नर्वस प्रोसेस में ये आ जाएगा, नर्वस सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन उठा के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, स्नायु संबंधी प्रक्रिया। टेस्ट बर्ड की अगर बात करते हैं तो कुल 4 प्रकार का स्वाद का पता लगा सकती है ये टेस्ट बर्ड। तो उसमें से हम लोग यहाँ पे 4 टेस्ट प्रकार का जब टेस्ट का पता लगा सकती है, तो उसमें से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मीठा जो स्वाद पता लगाती है। तो मीठा जो होता है जीभ का कौन सा हिस्से से पता लगेगा, तो सबसे अगला वाला जो हिस्सा होता है उससे क्या होता है, मीठा का क्या होता है पता चलता है। मीठा सबसे अगला वाला हिस्सा से क्या होता है, मीठे का हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। खट्टा है नमकीन का बात करते हैं तो ये बीच वाला हिस्सा से क्या होता है, खट्टा या नमकीन का पता चलता है। और तीखा वाला जो होता है एकदम पीछे वाला भाग में क्या होता है, तीखापन का क्या होता है, आभास होता है। इसलिए हम लोग जब मिर्च खाते हैं तो एकदम पीछे वाला भाग में जाता है, तब जाके हमको क्या होता है, उसका तीखापन का आभास होता है। लेकिन जो जीभ का मध्य भाग होता है, ये नोट करने वाली बात है, जीभ का जो मध्य भाग होता है उसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट बड नहीं पाया जाता है, और वो टेस्ट का पता लगाने में क्या करता है, सक्षम नहीं है। जीभ के पिछले हिस्से में एक मांसल उभरी संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग टॉन्सिल कहते हैं। बार बार आप लोगों को बोलता हुआ सुनते होंगे उसका टॉन्सिल बढ़ गया है। तो ये विशेष करके ये मांसल भरी संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉन्सिल बोलते हैं। टॉन्सिल के द्वारा लिम्फोसाइट्स का भी निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक टर्म है, टॉन्सिल के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण किया जाता है। और ये लिम्फोसाइट्स क्या करता है, भोजन में मौजूद जो रोगाणु होता है, कीटाणु वगैरह होता है, जो विषाणु है उसको नष्ट करने का भी क्या करती है, काम करती है, लिम्फोसाइट्स। अब हम लोग लार ग्रंथियां देखते हैं, क्योंकि हम लोग जब टंग के बाद आते हैं तो लार ग्रंथियां है ना, सिलेवरी ग्लैंड देखते हैं। तो मनुष्य में कुल 3 जोड़ी क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड पाया जाता है, जो जीभ के नीचे तथा जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती है। ये 3 जोड़ी जो क्या होते हैं, लार ग्रंथियां। तो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है उसको कौन सा ग्लैंड के नाम से जानते हैं हम लोग, पेरोटिड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जबकि सबसे छोटी लार ग्रंथि को हम लोग सबलिंगुअल ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि को हम लोग पेरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, और जो सबसे छोटी लार ग्रंथि होता है उसको हम लोग सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। लार ग्रंथि के द्वारा द्रव का स्राव होता है, जिसे सेलिवा कहते हैं, यानी कि लार बोलते हैं उसको। और उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.6 होता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट उठा के पूछ लिया जाता है, लार का जो पीएच वैल्यू होगा वो कितना होगा, 6.6 होता है। सेलिवा यानी कि लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम, ये टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार में ही पाया जाता है। और ये भोजन में मौजूद जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ से भी वो क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछा जाता है, कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें से कौन सा एंजाइम हो जाएगा, टाइलिन नामक एंजाइम। एक्चुअली इसका स्पेलिंग पी से स्टार्ट है, लेकिन इसको पढ़ते हैं हम लोग टाइलिन। कभी कभी पेरोटिड ग्लैंड में विषाणु से संक्रमण हो जाता है ना। ये जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है जिसको हम लोग पेरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, इसमें क्या होता है, विषाणु, ये नोट करने वाली बात है, ये वायरस से संक्रमित हो जाता है। और जिससे क्या होता है, पेरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाता है। और ये सूजन आने के कारण उसको हम लोग कौन सी बीमारी के नाम से जानते हैं, मम्स। जिस अक्सर लोगों में बोलते हुए सुनते हैं उसको गलसुआ, गाल फूल जाता है, इसमें गलसुआ नामक बीमारी से वो क्या होता है, संक्रमित हो जाता है। तो यहाँ 2 तरह का क्वेश्चन बन गया। मम्स जो है विषाणु से होने वाली बीमारी है, यानी कि ये वायरस से होने वाली एक बीमारी में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आमाशय पर आते हैं, यानी कि स्टोमक। माउथ कैविटी के बाद भोजन पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, यानी कि क्रमांकुंचन जो मूवमेंट है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के द्वारा कहाँ पे पहुंचता है, ओसोफेगस से होते हुए, आहार नाल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओसोफेगस,
होते हुए ये स्टोमक में पहुंच जाता है। और जब स्टोमक में यहाँ जहाँ से शुरू होता है वहाँ एक वॉल्व जैसी संरचना पाई जाती है, यानी कि हमारा जो स्टोमक जहाँ से शुरू होती है वहाँ एक वॉल्व जैसी संरचना पाई जाती है, और उस वॉल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी नोट करने वाली बात है, अमाशय जो है जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होते हुए ओसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जैसे एंट्री करेगा, उसके जस्ट सामने एक वॉल्व होती है जिसको हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। हम लोग अमाशय को 3 अलग अलग भागों में बांट करके क्या कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। वो 3 भाग क्या क्या है? सबसे ऊपरला जो भाग होता है हृदय के नजदीक होता है, यानी कि अमाशय का सबसे अपर पार्ट जो है वो हार्ट के नजदीक होता है, और हार्ट के नजदीक होने के कारण हम लोग उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं जो कार्डियक पार्ट होता है। और ये बीच वाले भाग को हम लोग फंडिक पार्ट बोलते हैं, तथा सबसे नीचे वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। हार्ट के जो सबसे नजदीक वाला पार्ट होता है, यानी कि सबसे अपर पार्ट होता है, उसको हम लोग कार्डियक पार्ट बोलेंगे। बीच वाले भाग को फंडिक पार्ट बोलेंगे, तथा सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग पाइलोरिक पार्ट के नाम से जानते हैं। इसको कौन सा पार्ट बोलेंगे? पाइलोरिक पार्ट के नाम से जानेंगे। अमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है, जिसको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन का कहते हैं। और यही म्यूकस मेम्ब्रेन के कारण क्या होता है, या हमारा जो स्टोमक है वो क्या कहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। अमाशय के दीवारों पर कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है, यानी कि कुछ ग्लैंड भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये ग्लैंड में सबसे मुख्य ग्लैंड यहाँ पे क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड एक द्रव का क्या करते हैं, स्राव करती है, जिसको हम लोग जठर रस बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? अमाशय के दीवारों पर पाया जाता है, जो कि एक जठर रस नामक, डेट मीन्स गैस्ट्रिक जूस नामक एक द्रव का स्राव करती है। और ये गैस्ट्रिक जूस हाईली एसिडिक होता है, यानी कि इसका जो माध्यम है वो एसिडिक है, जिसका पीएच वैल्यू लगभग 1.5 से लेकर 2 होता है। ठीक है, और ये लगभग अगर माना जाए तो 1.5 से 2 लीटर पर डे इसका निर्माण भी हो जाता है। और इसका पीएच वैल्यू देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जामिनेशन में, गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है, जो ये 1.5 से लेकर के 2.5 के आसपास होता है। जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं उसके पहले उसका पीएच वैल्यू लगभग 1.5 और 2 के बीच में होता है, लेकिन खाना खाने के बाद उसका पीएच वैल्यू क्या है, 2.5 तक पहुंच जाता है, यानी कि बढ़ जाता है पीएच वैल्यू। कंपोजिशन का अगर बात करते हैं, ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। सबसे मेन कंपोजिशन में क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद पेप्सिन एंजाइम आएगा, उसके बाद रेनिन एंजाइम आएगा। तो हम लोग यहाँ पे तीनों का अलग अलग फंक्शन देखेंगे, HCl, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। तो यहाँ पे HCl क्या काम करता है, डेट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, इसको एक एक करके देखते हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ से एक और पॉइंट याद करने वाला बात हो गया, हम लोग पढ़े होंगे, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ एसिड जो होते हैं ऐसे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कुछ एसिड क्या होते हैं, वीक होते हैं। वीक ऐसे एसिड है जो खाने योग्य होता है, यानी कि वो हमको बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड है जो हमको तुरंत क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है, जला सकता है, वो हमको डैमेज कर सकता है। तो HCl भी एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, जिसका पीएच वैल्यू जितना कम हो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है पीएच क्यों, ये HCl, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू लगभग क्या होता है, 2.5 से लेस ही होता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। यानी कि ये क्या करता है, भोजन को पचाने के लिए एक अम्लीय माध्यम, यानी कि एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है। अगर ये HCl हमारे बॉडी में कम हो जाए तो भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाएगा। HCl के कारण ही एंजाइम सक्रिय होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एंजाइम है, पेप्सिन है, रेनिन है, ये सारे एंजाइम जो होते हैं HCl के कारण ही क्या होता है, एक्टिव हो पाता है। अगर HCl की नहीं रहेगा तो ये एंजाइम एक्टिव मोड में नहीं रहेगा, जिससे पाचन की क्रिया संपन्न होने में दिक्कत होगी। HCl मौजूद में क्या करते हैं, यहाँ पर ये तो एंजाइम को एक्टिव करता ही है, भोजन का माध्यम को एसिडिक बनाता ही है, साथ में ये क्या करता है, जो भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु नष्ट आ जाता है उसको नष्ट करने का भी काम कौन करता है, HCl करता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे HCl का 3 मेन फंक्शन देख सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हम लोग क्या देखें, ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसके द्वारा भोजन को पचाने के लिए एक एसिडिक मीडियम मिलता है।
उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या देखें, एसिड HCl के कारण ही क्या होता है, एंजाइम सक्रिय हो जाता है। बहुत तरह का एंजाइम जो है वो एक्टिव मोड में आ जाता है, इससे डाइजेशन आसानी से कंप्लीट हो पाता है। HCl जो हमारा फूड है उसमें जो के साथ आया हुआ जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जर्म्स है, उसको भी मारने का काम करता है। तो हम लोग सबसे पहला एंजाइम जो पेप्सिन है उसका वर्क देखते हैं, क्या इसका वर्क होता है। पेप्सिन या भोजन में मौजूद प्रोटीन को, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेप्सिन जो है भोजन में मौजूद जो प्रोटीन होता है उसको किस में बदल देता है, पेप्टोन्स में बदल देता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या होगा, पेप्सिन होगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, पेप्सिन। यानी कि एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। उसके बाद हम लोग रेनिन के बारे में देखते हैं। तो यह दूध को पचाने में सहायक होता है, यानी कि एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम है जो कोई जो मिल्क होता है उसको आसानी से वो क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है, मिल्क को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है, मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने, मिल्क क्या है उसका प्रोटीन, मिल्क के जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है उसको स्पेशली कौन सा एंजाइम के नाम से जाना जाएगा, रेनिन एंजाइम बोलेंगे। यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम है। अब जब विशेष प्रकार का एंजाइम है और ये मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसका मतलब ये बच्चों में इसकी अधिक मात्रा होगी, क्योंकि मिल्क का सेवन बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। इसके द्वारा दूध में मौजूद जो होता है केसिन प्रोटीन, तो आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछ लिया जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है। इसको इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन होता है। ये दूध में मौजूद प्रोटीन जो केसिन प्रोटीन होता है उसको पैरा केसिनेट में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, केसिन प्रोटीन को किस में बदलता है, पैरा केसिनेट में बदलता है। और केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, दूध का जो रंग सफेद होता है उसके पीछे क्या रीजन है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, केसिन प्रोटीन। और केसिन प्रोटीन के कारण ही मिल्क का रंग क्या होता है, सफेद होता है। अब मिल्क का हम लोग देखते हैं बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो हल्का पीला होता है। तो हल्का जो पीलापन जो आ जाता है मिल्क में वो किसके कारण आता है, केरोटीन के कारण। तो गाजर में भी केरोटीन पाया जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं। तो मिल्क का जो पीलापन पाया जाता है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है, केरोटीन के कारण। तो यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऐसा टर्म है जिसको आपको याद रखने योग्य है। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं, छोटी आंत, दैट मींस स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन देखने को हम लोग को मिल जाता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या है उसमें से ये सबसे लंबा पार्ट होता है, जिसकी लंबाई लगभग क्या होता है, 6 to 8 मीटर देखने को मिलता है ना। आपको ये मोटा मोटी याद रखना है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लेंथ में मैक्सिमम है, और इसका जो लेंथ है 8 मीटर तक हो सकता है। आमाशय में पाचन क्रिया, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद, क्योंकि यहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है, भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। स्टोमक में क्या होता है, जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, फूड छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, तो टूटने के बाद ये कहाँ पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और जहाँ भोजन का पाचन और अवशोषण, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट डाइजेशन का एक साइट है, तो कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद इसको एब्जॉर्ब करने का भी क्या करता है, काम करता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई जो है लगभग 10 मीटर है, लेकिन उसमें से 6 to 8 मीटर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही हो जाता है, 6 to 8 मीटर, और टोटल लेंथ है अप्रोक्स हो जाता है 10 मीटर। छोटी आंत जो होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग 3 अलग अलग भाग में बांट करके उसका स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने भाग में हम लोग बांट सकते हैं, तो 3 अलग अलग भागों में उसको बांट सकते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं डोडेनम, है ना। इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, डोडेनम, क्योंकि ये यू लाइक संरचना होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जस्ट यू के जैसा होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट पूछा जाता है, डोडेनम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें लीवर तथा पैंक्रियास खुलते हैं। तो ये यू लाइक स्ट्रक्चर, यानी डोडेनम में कौन कौन खुल जाता है, मिलता है लीवर तथा पैंक्रिया, ये दोनों आपस में क्या करता है, वहां पे जाके खुलता है। उसके बाद हम लोग आते हैं जोजेनम। तो ये डोडेनम के आगे वाला जो भाग होता है जोजेनम होता है, जो भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि
जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके निचला हिस्सा में जो भोजन को पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, जजनम करता है। ठीक है, यहाँ पे भोजन का पाचन से संबंधित कोई भी रासायनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। जजनम में किसी भी प्रकार का केमिकल एक्टिविटी यहाँ पर फूड के साथ नहीं होता है। यद्यपि ये क्या करता है, भोजन को निचले वाले हिस्से में पहुंचाने का केवल कार्य करता है। उसके बाद हम लोग सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलियम, है ना, कि इसका नाम दिया जाता है इलियम। यह छोटी आंत का सबसे निचला हिस्सा होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा होता है, जो कई घुमावदार नलियों के रूप में पाया जाता है। एकदम गोल गोल ये क्या होता है, घुमावदार नलियों के जैसा पाया जाता है। छोटी आंत से हम लोग ऐसा देख सकते हैं, यहाँ ये भी वो कुछ एंजाइम का सेक्रेशन करता है। वो सारे एंजाइम का क्या क्या नाम हो सकता है, इरिप्सिन है, सुक्रेज है, माल्टेज है, लैक्टेज है और लाइपेज है। ये सारे एंजाइम जो है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, रिपीटेशन में देखते हैं। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन बोला जाए छोटी आंत के द्वारा किन किन एंजाइम का सेक्रेशन किया जाता है, आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाए और आपको चूज करने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, इरिप्सिन जो है, इरिप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज और लाइपेज, ये सारे एंजाइम जो 5 अलग अलग एंजाइम है, ये छोटी आंत के द्वारा क्या होता है, सेक्रेट होता है। तो हम लोग देखते हैं ये इरिप्सिन जो नामक जो एंजाइम होता है इसका क्या काम है। तो ये क्या करता है, पेप्टोन जो होता है उसको एमिनो एसिड में क्या करता है, बदल देता है। पेप्टोन यानी कि हम लोग वहां पे देखे हुए थे, जब प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, स्टार्ट होता है, तो वो क्या करता है, पेप्टोन में टूटता है। और ये पेप्टोन को में कौन एक्टिविटी दिखाता है, इरिप्सिन, और इरिप्सिन के कारण ये एमिनो एसिड में क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग सुक्रोज देखते हैं, तो सुक्रोज में कौन एक्टिविटी दिखाएगा, कौन सा एंजाइम, सुक्रेज दिखाएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा सेक्रेट होता है। और ये सुक्रोज को क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। तो यहाँ से भी उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये 2 अलग अलग पार्ट में कौन तोड़ देता है, सुक्रेज, सुक्रोज को। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे माल्टोज है, तो माल्टोज में क्या करेगा, माल्टेज नामक एंजाइम क्या करेगा, अपना एक्टिविटी दिखाएगा। माल्टोज को तोड़ने का जो काम करेगा वो माल्टेज नामक एंजाइम करता है, और जिसके कारण माल्टोज क्या हुआ, ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 अणुओं में क्या करता है, वो टूट जाता है। लैक्टोज जो होता है स्पेशली ये क्या करता है, लैक्टेज नामक एंजाइम इसको क्या करता है, ये मिल्क के लिए डाइजेशन के लिए उपयोगी है, क्योंकि मिल्क में जो पाया जाता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो ये लैक्टोज को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और उसको क्या करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। अब फिर सबसे लास्ट में आते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। फैट को डाइजेस्ट करने में कौन सा एंजाइम क्या होता है, उत्तरदायी है। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फैट को डाइजेस्ट करने में कौन सा एंजाइम हेल्पफुल है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बनेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट तो करता है, लेकिन कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लाइपेज। लाइपेज इज एन एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल टू ब्रेक फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, छठा पॉइंट। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद ये तो डाइजेस्ट हो जाता है, तो पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषित करने के लिए, तो जो भी डाइजेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करने का जो काम करेगा, उसके छोटी आंत में जो मौजूद जो होता है उसका वाल में क्या होता है, एब्जॉर्ब करने का जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन को जो वाल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग विली बोलते हैं, ये क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल में, उसका क्या काम है। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाता है, डाइजेस्टेड भोजन को एब्जॉर्ब करने का के लिए क्या करता है, उसका एरिया को क्या करता है, वो बढ़ा देता है, जिससे एब्जॉर्प्शन का कार्य आसानी से क्या होता है, संपन्न हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन को अगर बात करते हैं, जिसको हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं, इसको भी 3 अलग अलग भागों में हम लोग बांट करके इसका स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका क्या कहलाता है, केकम कहलाता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन केकम, सेकेंड पार्ट को हम लोग कोलन बोलते हैं, और सबसे लास्ट पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेक्टम। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसको भी 3 अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट पार्ट हमारा केकम हो गया, सेकेंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कोलन हो जाएगा, और थर्ड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टम हो जाएगा।
केकम वाले भाग में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ केकम वाला जो भाग होता है वहां पर भी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ देखिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में भी होता है, जिसको हम लोग विली बोलते हैं। बट केकम जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके जो वाल होता है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और इसका नाम से लोग अधिकांश अवगत रहता है क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स में एक क्या है, अवशेषी अंग का एग्जाम्पल है। अवशेषी अंग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ये ह्यूमन बींग में एक वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल है, यानी कि अवशेषी अंग का एग्जाम्पल है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ये कहाँ पाया जाता है? केकम, लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है केकम, उसी में पाया जाता है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी, तो सेकंड पार्ट जो आते हैं कोलन, उसमें क्या होता है? सहजीवी। सहजीवी मतलब क्या होता है? दोनों जीवों को आपस में क्या होता है, उससे फायदा पहुंचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विटामिन, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होता है? अगर मान ले क्या होता है ह्यूमन बींग का लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है तो ये बैक्टीरिया को भी वहां पे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिल पाता है। और ये बैक्टीरिया के कारण ह्यूमन बींग को भी क्या होता है? बेनिफिट होता है। किस तरह बेनिफिट पहुंचाता है? क्योंकि ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है वहां पे क्या होता है? विटामिन B3, कौन सा विटामिन? B3 है ना, विटामिन B3 हो गया, विटामिन B6 हो गया और विटामिन B12 हो गया। तो हमारा बॉडी में ही इसका क्या होता है? निर्माण हो जाता है। विटामिन B12, विटामिन 6, विटामिन 3 और एक विटामिन K होता है। ये चार अलग अलग जो विटामिन है यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। विटामिन K, विटामिन B3, विटामिन 6 और विटामिन 12। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? 3 का डबल 6 और 6 का डबल 12। तो बी कॉम्प्लेक्स का क्या करता है? ये निर्माण कर लेता है विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B12, और साथ में एक विटामिन के जो ब्लड का कोलोटेशन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्लड का कोलोटेशन के लिए कौन सा विटामिन काम आता है? तो विटामिन के काम आ जाता है, जो कि कोलन यानी बड़ी आंत के जो सेकंड पार्ट है कोलन, उसमें एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ये क्या करता है? कन्वर्ट करने का काम करता है। हम लोग लास्ट पार्ट देखते हैं रेक्टम। तो रेक्टम वाले क्षेत्र से अनपचे भोजन, जो रेक्टम होता है वो सबसे लास्ट पार्ट है, वहां से जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनपचा भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। और वहीं पर क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, हमारा बॉडी फिर से वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम लोग देखेंगे लीवर के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में यकृत के नाम से जानते हैं या जिगर भी बोल सकते हैं इसको, लीवर। तो ये लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बॉडी की, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी जो ग्लैंड होता है उसका क्या नाम है? लीवर है। इसका रंग गहरा लाल भूरा होता है, तो रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। ठीक है, जो लीवर है उसका कलर कैसा होगा? रेडिश ब्राउन होता है, जो ह्यूमन बींग में सबसे बड़ी ग्लैंड में इसको कंसिडर किया जाएगा। और इसका वजन जो है 1.5 kg से तक हो सकता है। तो लीवर का वजन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1.5 kg, यानी 1.5 kg के आसपास लीवर का वजन हो जाएगा। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में जिगर के नाम से भी जानते हैं। लीवर को हम लोग जिगर भी बोल सकते हैं। इसका जो आकार होता है, नीचे वाले हिस्से में एक नाशपाती नुमा थैली पाई जाती है। तो किस तरह, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस तरह का उसका शेप होता है? नाशपाती जैसा होता है इसका शेप होता है। और जिसको हम लोग पिताशय बोलते हैं, पिताशय यानी कि गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। पिताशय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है। तो इससे ये क्लियर हो गया जो गॉल ब्लैडर किससे रिलेटेड है? लीवर से रिलेटेड है। यकृत के द्वारा जो होता है यहाँ पे, यानी कि जो लीवर है उसके द्वारा एक बाइल पित्त का स्राव किया जाता है, जिसको जमा करके कहाँ रखा जाता है? पिताशय। डैट मीन्स क्या होता है? गॉल ब्लैडर में उसको क्या किया जाता है? उसको स्टोर करके रखा जाता है। वो जितना यूज हो पाता है उसके बाद जो एक्स्ट्रा मात्रा होता है वो गॉल ब्लैडर में क्या होता है? पित्त जमा रहता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो गॉल ब्लैडर में जो पित्त जमा रहता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बाइल सॉल्ट होता है, यानी कि उसका नेचर क्या होता है? सॉल्टिक होता है। बाइल में जो दो प्रकार का हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें से जो एक सॉल्टिक होता है, और ये सॉल्टिक में क्या पाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं? NaHCO3,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, बट ये बोलचाल की भाषा में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा इसको हम लोग बोलते हैं। और ये क्या करता है, फैट्स को तोड़ने का काम करता है। तो जो हमारा बॉडी में जो फूड के साथ फैट पहुंचता है उसको तोड़ने का काम कौन करता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही करता है, यानी कि बाइल सॉल्ट करता है। दूसरा एक आता है बाइल पिगमेंट आता है, ठीक है। यह अब ये बाइल पिगमेंट भी दो प्रकार का आता है, इंपॉर्टेंट बात है, बाइल पिगमेंट भी दो प्रकार का होता है। एक बिलीरुबिन होता है जिसका कलर जो होता है वो पीला होता है, ठीक है। बाइल का जो पिगमेंट में सबसे पहले हम लोग बिलीरुबिन के बारे में देखेंगे जिसका कलर कैसा होता है, पीला होता है। उसके बाद बिलीवर्डिन होता है जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है बिलीवर्डिन का कलर क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, और बिलीरुबिन का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, है ना। तो बिलीरुबिन का कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाता है, बट बिलीवर्डिन का कलर जो होता है ग्रीन होता है। लीवर में जो संक्रमण हो जाने पर बिलीरुबिन का क्या मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। तो बिलीरुबिन का क्या होता है, यहाँ मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, जिससे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो ब्लड में इसकी मात्रा धीरे धीरे क्या करती है, बढ़ने लगती है। अब जब बढ़ने लगेगी परिणाम स्वरूप क्या होता है, पसीना, यूरिन तथा शरीर क्या होगा, पसीना अधिक आएगा, ठीक है। यूरिन का सेक्रेशन अचानक बढ़ने लगता है। जो बॉडी का जो हमारा स्किन है उसका रंग धीरे धीरे क्या होता है, पीला पड़ने लगता है, और जिसे हम लोग क्या करते हैं, एक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, इसको पीलिया रोग बोलते हैं, या बोलचाल की भाषा में उसको जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। तो यही बिलीरुबिन के कारण ही क्या होता है, पीलिया रोग का क्या होता है, संक्रमण होता है, क्योंकि ये वर्क करना बंद कर देता है, और वर्क करने के नहीं जब बंद कर देता है तो हमारे बॉडी में इसकी मात्रा क्या होती है, मेटाबॉलिज्म उसका रुक जाएगा। तो ये हमारे ब्लड में क्या होगा, इसका मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और धीरे 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 जब मात्रा बढ़ते जाएगा तो शुरुआती दौर में तो अचानक बहुत ज़्यादा पसीना बॉडी में आता है, फिर उसका लक्षण में क्या होता है, यूरिन का सेक्रेशन बढ़ जाता है, और बॉडी का जो स्किन है उसका कलर धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, संपूर्ण शरीर, आंख वगैरह पीला हो जाता है। इसको हम लोग पीलिया या जॉन्डिस रोग के नाम से भी जानते हैं। अगर लीवर ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन फाइब्रोजिन, तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारा लीवर होता है एक ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसको हम लोग फाइब्रोजेन के नाम से पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा इसमें से कौन ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, तो इसका नाम क्या होगा, फाइब्रोजोन होगा, फाइब्रोजेन, जो कि कौन इसको रिलीज करता है, लीवर ही इसको रिलीज करता है। ये फाइब्रोजेन नामक जो प्रोटीन है ये ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन में कंसीडर किया जाता है, ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है। यह प्रोटीन के पाचन के उपरांत बनने वाले नाइट्रोजन यौगिक, जिसको हम लोग अमोनिया का मेटाबॉलिज्म करता है, तो अमोनिया का मेटाबॉलिज्म करने का काम कौन करता है, यही लीवर करता है, ठीक है। यानी कि फाइब्रोजेन का निर्माण करता है, फाइब्रोजेन का निर्माण करता है। और यहाँ पे प्रोटीन के पाचन के उपरांत क्या होता है, नाइट्रोजन यौगिक अमोनिया का मेटाबॉलिज्म करने का भी काम करता है, यानी कि NH3, अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH3, इसका भी ये क्या करता है, निर्माण करने का काम करता है। लीवर NH3 को यूरिया, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, हमारा जो क्या होता है, लीवर होता है NH3 को यूरिया में, यानी कि अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। तो यूरिया का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको बहुत बार एग्जाम में उठा पूछ लिया जाता है, NH2CO NH2, ये एमाइड ग्रुप होता है, NH2CO और NH2, ये यूरिया का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो एग्जाम में उठा के डायरेक्ट पूछा जाता है। ये अमोनिया ही यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या होता है, जब किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकला, यूरिया में जैसे कन्वर्ट हुआ तो हमारा किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, तो वो किडनी के द्वारा क्या होता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है वाटर के साथ मिक्स होके। यूरिन में जो हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, तीक्ष्ण गंध होता है ना, बहुत ज्यादा वो स्मेल होता है, बैड स्मेलिंग होता है, तो किसके मौजूदगी के कारण होगा, NH3 के कारण। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पूछा जाता है यूरिन में जो क्या होता है, तीक्ष्ण गंध होता है, बैड स्मेल होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होगा, तो अमोनिया की उपस्थिति के कारण ये देखने को मिलता है। अमोनिया अगर नहीं होता है यूरिन में तो इसका स्मेल इतना क्या होता है, बैड स्मेल नहीं देखने को मिलता हम लोगों को। लीवर में रीजनरेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है, हमारा बॉडी में पूरा बॉडी में एकमात्र यही ऐसा ऑर्गन है जिसका रीजनरेशन यानी कि पुनर्निर्माण हो सकता है, जिसे इसमें क्षतिग्रस्त भाग को पुनः निर्माण करने की भी क्षमता पाई जाती है। एक पूरा बॉडी में यही एक लीवर है जो रीजनरेट हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, लीवर कुछ विटामिनों को भी क्या करता है, संचित करने का कार्य करता है, जिससे कि एडेक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड
फैट सोल्यूबल विटामिन है, एडेक, ए डी ई की, ये 3-4 ऐसा विटामिन है, ये क्या करता है, फैट सोल्यूबल है, यानी कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा के साथ मिलेगा, यानी कि ये हमारा बॉडी में स्टोर होकर रह सकता है। तो ये कहाँ रहता है, लीवर में ही उसको स्टोर करके रखता है। लेकिन को दो अलग अलग विटामिन, जो विटामिन बी और सी होता है, ये फैट सोल्यूबल नहीं है, वाटर सोल्यूबल है, यानी कि ये हमारा बॉडी में स्टोर होके नहीं रह सकता है। बहुत ज़्यादा हम लोग विटामिन बी और सी भी यूज कर लेंगे तो ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रह सकता है, ये यूरिन के साथ बाहर आ जाता है। लीवर ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा में ग्लाइकोजन के रूप में भी प्रवर्त संचित करके, तो अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की अधिक मात्रा हो जाती है तो उस दौरान वो क्या करता है, उसको उस किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, उसको जमा करके संचित करके रखे हुए रहता है। किसमें, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके कौन उसको जमा करके रखता है, तो लीवर उसको स्टोर करके रखे हुए रहता है। ये शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है, तो ये हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी बैलेंस करने का काम करता है। कौन करता है, लीवर ही करता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पैंक्रिया, दैट मीन्स अग्नाशय। पैंक्रिया शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है, हम लोग अभी तुरंत डिस्कस किए थे। जो लीवर जो होता है बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड में कंसीडर किया जाता है, उसके बाद इसका वजन लगभग 1.5 kg तक हो सकता है ना। लीवर का जो वजन होता है वो 1.5 kg तक क्या होता हो जाता है। लेकिन पैंक्रिया दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है, इसका वजन 60 to 90 ग्राम होता है, यानी कि हमारा बॉडी में जो पैंक्रिया है उसका अप्रॉक्स जो वेट पूछा जाए तो ये 60 to 90 ग्राम हो सकता है, बट उसको बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड में कंसिडर किया जाता है। यह एकमात्र शरीर में पाए जाने वाला मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो आपको पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा एक मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल है, तो एक पैंक्रिया ही ऐसा है जो कि मिक्स्ड ग्लैंड में कंसिडर किया जाता है, पैंक्रिया, है ना। ये मिक्स्ड ग्लैंड में इसको कंसिडर किया जा सकता है। क्यों, अब मिक्स्ड ग्लैंड क्यों इसको बोलेंगे, क्योंकि इसके कुछ भाग एंडोक्राइन ग्लैंड होता है तथा कुछ भाग एक्सोक्राइन होता है, यानी कि ये डक्टलेस और डक्ट के साथ दोनों होता है, यानी कि इसमें नली नुमा आकार भी होता है और बिना नली के साथ भी वो सेपरेट होता है उसमें ग्लैंड से। तो हम लोग इसको मिक्स्ड ग्लैंड में पैंक्रिया को कंसिडर करते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। पैंक्रिया एक अंतःस्रावी ग्रंथि को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। तो इसका पूछा जाए जो अंतःस्रावी यानी कि इंडोक्राइन, इसका जो पार्ट होता है इंडोक्राइन पार्ट, उसको क्या बोला जाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना। इसका इंडोक्राइन पार्ट को क्या बोला जाएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैंक्रिया के अंतःस्रावी भाग में पाए जाने वाली कोशिकाएं निम्नलिखित। तो उसका पैंक्रिया का जो इंडोक्राइन पार्ट में जो होता है कुछ निम्नलिखित प्रकार की क्या होती है, सेल होती है जो अलग अलग हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है। तो पहला जो पैंक्रिया का जो इंडोक्राइन पार्ट में जो सेल पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा सेल। और ये अल्फा सेल क्या करता है, कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, ग्लूकागॉन को करता है ना। ग्लूकागॉन को कौन करता है, अल्फा सेल रिलीज करता है। फिर बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करता है। ये इंसुलिन के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, क्या इसका वर्क है, इसका कमी होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, अधिकता होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। बीटा सेल ही क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है। ठीक है, और ये गामा सेल है वो सोमेटोस्टेटिन को क्या करता है, रिलीज करता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, अल्फा सेल ग्लूकागॉन को रिलीज करता है, बीटा सेल इंसुलिन को सेक्रेट करता है, और साथ में गामा सेल जो होता है सोमेटोस्टेटिन को क्या करता है, रिलीज करता है। एक सामान्य जो वयस्क मनुष्य होता है ना, उसमें ग्लूकोज की जो मात्रा, उसका हम लोग अगर मान ले ब्लड चेकअप कराते हैं तो उसमें ग्लूकोज की जो मात्रा होता है, शुगर की मात्रा हम लोग चेकअप कराते हैं तो कितना तक होना चाहिए, 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। कितना होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वहां पे 80 to 120 है ना, 80 से लेकर 120 मिलीग्राम, ग्राम में नहीं, ये क्या होता है, मिलीग्राम में होता है। ठीक है, पर 100 ml में होता है, यानी कि 100 ml अगर हमारा ब्लड है उसमें से 80 to 120 मिलीग्राम ही क्या होना चाहिए, ग्लूकोज की मात्रा यानी शुगर की मात्रा होनी चाहिए। इससे कम भी होगा तो हमारे बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करा जाएगा, और ज़्यादा भी होगा तो हम लोग शुगर से ग्रसित हो सकते हैं। भोजन करने के कारण जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से ऊपर चली जाती है ना, जब हम लोग करते हैं उस दौरान ग्लूकोज की मात्रा जो नॉर्मल होता है उससे कई गुना ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बीटा सेल द्वारा निर्मित, कौन सा सेल, बीटा सेल द्वारा निर्मित इंसुलिन। तो अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए हैं, जो पैंक्रिया का जो हाल में होता है बीटा सेल, वो इंसुलिन को सेक्रेट करता है,
और ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा होता है उसको क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में परिवर्तित किया जाएगा। और ये ग्लाइकोजन लीवर में जमा हो जाता है। यही क्या होता है, ग्लाइकोजन लीवर में क्या होता है, जमा हो जाता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ये लीवर में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो ये कौन सा हार्मोन काम करता है, इंसुलिन नामक हार्मोन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य हो जाती है। यह ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। तो जो हमारे बॉडी में क्या होता है या ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जब नॉर्मल हो जाएगा तो उस दौरान क्या कहलाता है, उसको ग्लाइकोजेनिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इंसुलिन उसको क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ग्लाइकोजन जाके हमारा लीवर में स्टोर हो जाता है। और ये प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजेनिस के नाम से जानेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कभी कभी भोजन की कमी के कारण ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है ना। हम लोग कभी कभी भोजन अच्छा से नहीं कर पाते हैं, तो उसी दौरान जो हमारा ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा जो नॉर्मल है, नॉर्मल कितना होता है 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर में अगर बात करते हैं, तो इससे क्या करता है, वो घट जाता है। ठीक है, ये लेवल को क्या करता है, क्रॉस कर जाता है। तो वैसे केस में क्या हो जाता है, वहाँ अल्फा सेल द्वारा निर्मित, तो अल्फा सेल कौन सा हार्मोन को क्या करेगा, निर्मित करेगा, ग्लाइकोगोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन है ना, याद रखना, अल्फा सेल द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन, ये ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोर था उसको फिर से क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। थोड़ा सा यहाँ नोट करने वाली बात है, जो हमारा लीवर में क्या होता है, ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है, तो ये हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, फूड में क्या अच्छा से नहीं ले पाते हैं, तो हमारे ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन जब उस कम हो जाएगी तो वैसे अवस्था में क्या होता है, अल्फा सेल एक्टिव हो जाएगा और ये अल्फा सेल द्वारा क्या होता है, ग्लूकागोन नामक हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। और ये ग्लूकागोन नामक हार्मोन क्या करता है, उसको ग्लाइकोजन जो है लीवर में स्टोर था उसको पुनः क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और जिससे हमारा ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल हो जाती है। और यह प्रक्रिया भी क्या करता है, जेनोलिसिस कहलाता है। देखिए ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनिस, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस के नाम से कहलाता है। ये ग्लाइकोजेनोलिसिस के नाम से जाना जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे ग्लूकोज, अगर उसमें इंसुलिन एक्टिव होगा तो उसको ग्लाइकोजन में क्या करता है, इंसुलिन यानी बीटा सेल द्वारा निर्मित होता है, उसको ग्लाइकोजन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है और लीवर में जाके स्टोर हो जाता है वो। फिर ये अगर इसका रेसिप्रोकल देखते हैं तो ग्लाइकोजन क्या करता है, उसमें ग्लूकागोन नामक यानी कि अल्फा सेल द्वारा रिलीज हार्मोन ग्लूकागोन उसमें अपनी एक्टिविटी दिखाता है। और ये ग्लाइकोजन फिर से क्या करता है, ग्लूकोज में क्या होता है, टूट जाता है और हमारे बॉडी के जो ब्लड है उसमें क्या आता है, ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल हो जाती है। कभी कभी इंसुलिन का निर्माण नहीं होने से, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है बीटा सेल द्वारा इंसुलिन का निर्माण ही नहीं हो पा रहा है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है ना। अगर इंसुलिन का हमारे बॉडी में कमी होगा तो वैसे केस में हमारा बॉडी में क्या होगा, क्या चीज बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ते चला जाएगी, यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ते चला जाएगी। और ऐसे स्थिति में हम लोग उसको मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस कर सकते हैं, है ना। हमारा ब्लड में शुगर का लेवल लगातार बढ़ते जाना, तो ऐसे केस में ये एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग मधुमेह या डायबिटीज के नाम से जानते हैं। ये क्यों पर होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो इंसुलिन है वो उसका निर्माण नहीं हो पाता है। और जब इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है तो वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, जिससे बॉडी में ब्लड में क्या होता है, शुगर का मात्रा मेंटेन नहीं हो पाता है। मधुमेह की स्थिति में रोगी, अब मान ले किसी को डायबिटीज हो ही चुका है, तो कैसे अपने आप को अस्वस्थ करेगा, जो उसको क्या है, डायबिटीज हो चुका है। तो इसका कुछ प्रारंभिक लक्षण है, जैसे अनिद्रा है ना, यानी कि उसको नींद नहीं आता है, सबसे बड़ी लक्षण ये है। उसके बाद याददाश्त में कमी आ गया, यानी कि उसका जो मेमोरी पावर है वो लगातार दिनों दिन घटते चला जाएगा, डिटेरिएट होते चला जाएगा। प्यास भी बहुत ज्यादा लगता है ना, उसको बहुत ज्यादा क्या होगा, प्यास लगेगा, बार बार मूत्र का त्याग यानी कि बार बार उसको पेशाब भी लगेगा। तो ये सब डायबिटीज का लक्षण है। अत्यधिक पसीना भी आएगा उसको, है ना, एक नॉर्मल इंसान के कंपेरिजन में उसको ज्यादा पसीना भी आता है। तथा कोई जोखिम हो जाने पर जल्दी ठीक ना होना, यानी कि कहीं चोट लग गया,
घाव वगैरह हो गया तो जल्दी से ठीक नहीं होता है। ये सारे प्रारंभिक लक्षण किसके हैं? डायबिटीज का है। तो आप ये सारे लक्षण अगर कोई इंसान में देख पाते हो लगातार, तो ये डायबिटीज का एक लक्षण क्या हो सकता है? रूप हो सकता है। विश्व में सर्वाधिक मधुमेह के रोगी, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा, जो विश्व पूरा वर्ल्ड में क्या होता है, डायबिटीज का रोगी सबसे ज्यादा भारत में ही पाया जाता है, और इसलिए भारत को मधुमेह देश की राजधानी माना जाता है। तो भारत को कौन सा देश की राजधानी बोलते हैं? मधुमेह, यानी डायबिटीज का ये क्या है? कैपिटल माना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डायबिटीज का रोग भारत में ही पूरा वर्ल्ड में देखने को मिलता है। और डायबिटीज से लोगों को दूर करने के लिए या उसको जागरूक करने के लिए लोगों को हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस है ना, वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 नवंबर को। लेकिन इंडिया में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। उस दिन हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। बट पूरा वर्ल्ड में विश्व मधुमेह दिवस के रूप में 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मधुमेह दिवस जो है 27 जून को क्या है? घोषित किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा 27 जून को लोगों को डायबिटीज से जागरूक करने के लिए हर एक साल विश्व राष्ट्रीय मधुमेह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मधुमेह दिवस 27 जून और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। मधुमेह के रोगियों के लिए शुगर फ्री टैबलेट आता है आजकल बाजार में, हम लोगों को सुनने को मिलता है, जो शुगर फ्री है। तो शुगर फ्री टैबलेट जो आता है वो वास्तव में क्या चीज का बना होता है? मीठा भी लगता है और उसमें शुगर की भी मात्रा नहीं होती है। तो एक्चुअली जो एस्पार्टेम नामक जो यौगिक होता है उसी से वो क्या होता है? बना होता है। ये हम लोग याद रख सकते हैं। शुगर फ्री टैबलेट क्या चीज से बना होता है? एस्पार्टेम नामक क्या होता है? एक कंपाउंड है, उसी से ये बना हुआ मिलता है। यहाँ पेंक्रिया भी 3 अलग अलग तरह का क्या करता है? एंजाइम को सेक्रेट करने का काम करता है। सबसे पहला एंजाइम पेंक्रिया द्वारा जो सेक्रेट किया जाता है उसका नाम है ट्रिप्सिन। नाम से ही क्लियर है, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन्स में तथा पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो ट्रिप्सिन ही करता है। फर्स्ट पॉइंट हुआ। उसके बाद दूसरा एंजाइम जो है एमाइलेज, उसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है। तो ये स्टार्च जो है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं लाइपेज या फैट्स जो होता है, यानी वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में उठा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। एमाइलेज जो है स्टार्च और को माल्टोज में बदलने का काम करता है। और लाइपेज जो है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। अब हम लोग देखते हैं मानसिक कार्य करने वाला जो एक सामान्य व्यक्ति है जो बहुत हार्ड वर्क नहीं करता है, तो लगभग उसको क्या होता है? 2200 टू 3300 के आसपास उसको कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। एक मानसिक कार्य यानी कि ये शारीरिक कार्य उतना ज्यादा नहीं करता है। तो ये 2200 कैलोरी से लेकर 3300 कैलोरी के आसपास उसको ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जबकि शारीरिक कार्य भारी भरकम काम कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है, तो वैसे केस में उसको ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट के लिए उसको लगभग 3000 से 4000 कैलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको उसी रेशियो में क्या करना पड़ेगा? वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स लेना पड़ेगा, एनर्जी लेना पड़ता है। रफेज का बार बार हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जो सलाद हम लोग खाते हैं और रफेज का एग्जाम्पल है। ये जल को अवशोषित किया जाता है तथा आहार नली, यानी कि ये हमारा क्या होता है? जो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम है, फूड पाइप है, उसको क्या करता है? साफ करने का काम करता है। कौन? रफेज ही। कब्जियत से हमको राहत देता है। तो हमारा आज का जो क्लास है वो कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।